हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं इस चैनल में। ये चैनल का नाम है ब्रदरहुड आईएएस। लेट्स स्टार्ट। इकोनॉमिक प्लानिंग इज ए सब्जेक्ट ऑफ, इसका होगा कंकरेंट लिस्ट एंड सी आंसर। इकोनॉमिक प्लानिंग इज ए सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट ऑफ सेवन शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेवन शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइज ऑफ थ्री लिस्ट: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। देखिए, ये जो पावर को डिवाइडेड किया गया है, जैसे स्टेट का पावर अलग रहेगा, यूनियन का पावर अलग रहेगा, और स्टेट और यूनियन मिला के एक ठो कंकरेंट लिस्ट, इस तरह का एडॉप्शन, इस सब का जो पावर का एडॉप्शन किया गया है 1935 से किया गया है। जब ब्रिटिशर ने अपना जब ब्रिटिशर जो था इंडिया में राज कर रहा था, जब इंडिया को अपना गुलाम बनाया हुआ था, तो वो पावर को देना नहीं चाहता था। वो पावर को धीरे धीरे देना चाहता था, ताकि एकाएक उस पावर को अगर मिल जाएगा तो भारतीय कैसे हैंडल कर पाएगा, इसलिए धीरे धीरे अपने पावर को विस्तृत कर रहे थे। इसलिए जो शक्ति, जैसे कानून बनाने का शक्ति जो रहता है, जैसे टैक्स कलेक्शन का शक्ति रहता है, फाइनेंस से, पॉलिटिकल से और इकोनॉमिक से जो शक्ति जो दिया हुआ है, जैसे उसको बांटा गया है बहुत बारीकी से, बहुत सोच समझ के बांटा गया है। जैसे यूनियन लिस्ट में शक्ति होता है, यूनियन लिस्ट का शक्ति होता है, जैसे कहीं एग्रीकल्चर से हो गया, और स्टेट लिस्ट का हो गया इंटरटेनमेंट हो गया। इस सब से वो टैक्स वसूल कर सकता है और इस पर कानून बनाया जा सकता है। इसीलिए जो शक्ति का बंटवारा है उसमें तीन तरह का है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपना यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, और जो प्लानिंग है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है, तीसरा लिस्ट में। ये सब तीनों का जो सब्जेक्ट रहता है, एक ठो का है, एक 95 है, एक ठो 45 है, और एक ठो कुछ वही 60 है। इस सही आंकड़ा हम बताना चाहते हैं, इसको अगले अगले बार में बताया जाएगा। हु ऑथराइज द बुक ऑफ प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया? प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, इसको ये बुक का ऑथर कौन है? एम विश्वेश्वरैया। ऐसा जो प्लानिंग का कॉन्सेप्ट ये बहुत पहले से चला आ रहा है, 1934 से ही। लेकिन हम लोग जो प्लानिंग जो हम लोग बनाते हैं, जैसे प्लानिंग अपना देश के लिए बनाने चालू किए हैं, उसमें जो प्लानिंग हम लोग अपना देश में बनाना चालू किए थे, उसका एडॉप्शन हुआ यूएसएसआर, रसिया से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सॉवरेन रिपब्लिक। रसिया जो सबसे पहले प्लानिंग का एडॉप्शन किया, वो अपने देश में उसको उतारा। उससे बहुत फ़ायदा हुआ, देखा कि हाँ, इससे ये डेवलपमेंट का एक सही जरिया है, सही तकनीक है, जिससे हम लोगों का मदद कर सकते हैं, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। प्लानिंग क्यों ज़रूरी होता है? कुछ भी काम हम लोग अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह हम लोग देश का डेवलपमेंट कर सकते हैं। डेवलपमेंट करने के लिए एक खाका तैयार करते हैं, ऐसा ऐसा करना चाहिए, ऐसे ऐसे डेवलपमेंट करना चाहिए। लेकिन जो मोदी जी है उसको और बदल कर प्लानिंग को नीति आयोग में कन्वर्ट किए। प्लानिंग के जरिए हम लोग बहुत कुछ करते थे पहले। जैसे फर्स्ट प्लानिंग में हम लोग को फूड में बहुत अव्वल होना था। फूड किस भूखमरी था देश में, जब अंग्रेज भारत छोड़ के गया तो बहुत खराब स्थिति था।
बहुत लोग अपना खाने के लिए तरसते थे। इसलिए पहला फोकस था ज़्यादा से ज़्यादा डैम बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा नहर बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटी को बढ़ावा देना, ताकि हम लोग नेचुरल रेनफॉल पर नहीं डिपेंडेंट रहे। इसके लिए बहुत सारा टेक्निक लगाया गया, बहुत सारा मशीन को लगाया गया, ट्रैक्टर को मॉडर्न टेक्निक से पूरा डेवलपमेंट किया गया, ताकि हम लोग प्लानिंग के थ्रू अपना देश को बढ़िया बना सके, बहुत अच्छा से हम लोग जीडीपी को ग्रोथ कर सकें। अब देश को आगे ले जाने के लिए प्लानिंग एक बहुत बढ़िया जरिया होता है। ये किताब लिखा, जैसे एम विश्वेश्वरैया एक ठो राइटर है, वो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया का किताब लिखा। ये 1934 में लिखा। इन हिज बुक ही प्रपोज्ड ए 10 year प्लान विथ एम ऑफ डबल द इनकम ऑफ कंट्री। हिज मेन एम्फेसिस वाज इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये ये अपना किताब में लिखा कि हम लोग कैसे अपना इनकम को बढ़ा सकते हैं और कैसे फोकस कर सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू। ये ज़्यादा महत्व इंडस्ट्रियलाइजेशन को देते थे। इंडस्ट्री ये ऐसा सेक्टर है जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, ये माना जाता है कि बहुत कम समय में हम लोग बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर सकते हैं। 3 महीना लगता है चावल धान को उगाने में, और उससे चावल बहुत 3 महीना में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करके और अच्छा से उसको बेच के पॉकेट में पैसा आ सकता है। लेकिन इंडस्ट्री अभी का दौर है मॉडर्न युग है। ये जो सदी है बहुत ही अमृत जैसा सदी है। इसमें टेक्नोलॉजी का इतना विकास हो गया है, इसके लिए इंडस्ट्री ही ऐसा फैक्टर है जो बहुत आगे तक जा सकता है। जैसे चाइना के क्या करता, वो बना दिया पूरा हब, इलेक्ट्रॉनिक हब बना दिया है। वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री में फोकस करता है। इसी तरह ये इसका एम विश्वेश्वरैया का भी मानना है कि इंडस्ट्री ही ऐसा फैक्टर है जिससे हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सामान को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक का उत्पादन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेगा, लोग मॉडर्न ज़माना का होंगे, मॉडर्न थिंकिंग होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, अच्छा से स्किल बनेगा। जो किसी खेती पर डिपेंडेंट है उससे हट के लोग पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देंगे और फिर इंडस्ट्री में जुटेंगे, अच्छा अच्छा टेक्निक का अध्ययन करेंगे, अच्छा अच्छा टेक्नोलॉजी का विकास करेंगे, और लोग आगे की ओर बढ़ेगा, मानव सभ्यता को और विकसित करेगा। इंडस्ट्री इसमें मेन फैक्टर है। हु एमंग्स्ट द फ्लोइंग ड्राफ्टेड द सर्वोदय प्लान। सर्वोदय प्लान को किसने लिखा? जयप्रकाश नारायण। Among the given options, Sarvodaya Plan was drafted by Jayaprakash Narayan. Sarvodaya Plan put forward and emphasized the importance of agriculture and village industry, especially a small-scale textile cottage industry in process of economic development. सर्वोदय प्लान जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा, इसका व्यू ये था, इसका कहना ये था कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर और विलेज इंडस्ट्री में फोकस देंगे। ये जो सर्वोदय प्लान के द्वारा जयप्रकाश नारायण बता रहे हैं, ये गांधी जी का भी इसमें बहुत, ये जो कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में बता रहे हैं और अगले के एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, गांधी जी का भी इसी तरह था। गांधी जी जो चाहते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा
विलेज लेवल को डेवलप करना चाहते थे। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहता था हम लोग गांव का विकास करें, ये नहीं कि शहर का विकास कर दिए, गांव वाला सब गांव को छोड़ के चल गया शहर में कमाने। इस तरह नहीं, गांव का विकास करना चाहते थे, गांव में डेवलपमेंट करना चाहते थे, गांव में हर तरह का फैसिलिटी उपलब्ध कराना चाहते थे, पानी का फैसिलिटी, घर का फैसिलिटी, और फिर अच्छा से अच्छा टेक्नोलॉजी का यूज करके लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, वो सब से कनेक्टिविटी जोड़ के अभी तो के 5G आया है, इससे कनेक्टिविटी बहुत नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया। अब घर में ही बैठकर बहुत दूर दूर का काम घर से ही कर लेते हैं। बहुत सारा अभी कंपनी जो विदेश से अपना हम लोग का एम्प्लॉयमेंट को चाहता है, देता है, विदेश का काम घर बैठे ही गांव का एक कोना से विदेश का काम हो सकता है। टेक्नोलॉजी के थ्रू लैपटॉप से बहुत सारा काम घर पे ही करते हैं सब। Who among the following formulated the Gandhian plan? श्रीमन नारायण अग्रवाल। गांधीयन प्लान को कौन फॉर्मुलेट किया? Among the given option, Gandhian plan was drafted by Sriman Narayan Agrawal in 1944. It emphasizes the spirit of Gandhian economic thinking, which laid much emphasis on agriculture. जैसा कि बताएं, गांधीयन प्लान भी एग्रीकल्चर को इम्फेसिस करता था, एज वेल एज इंडस्ट्रियलाइजेशन अप टू सम इट लेवल, प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्री एंड गांधी जी का एक ऐसा भी मानना था कि वो चाहते थे कि हम लोग का जो मशीन जो है वो ज़्यादा मशीन जो हम लोग यूज करते हैं उसका काम है वो एक गलत तरह से काम करता है। गांधी जी का मानना था मशीन को हम लोग यूज क्यों करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मैन पावर को यूज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपना मनुष्य ही अपना काम को करेगा, टेक्नोलॉजी को कम महत्व देते थे गांधी जी। इंडिया विजन 2020 इज प्रिपेयर्ड बाय SP Gupta committee. India vision is prepared by SP Gupta committee. Every country need a vision statement which stirs the imagination and motivate all segment of society to great effort. It is a essential step in building political consciousness on national development strategy. Under the Gadgil-Mukherjee formula, the higher weightage is given to population. Under Gadgil-Mukherjee formula, the higher weightage is given to population. Gadgil formula is named after Dhananjay Ramchandra Gadgil, a social scientist, the first critic of India planning. अब 7 नंबर, नेशनल प्लानिंग कमेटी वाज सेट अप बाय सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नेशनल प्लानिंग कमेटी का सेटअप किया गया। नेशनल प्लानिंग कमेटी वाज सेट अप इन 1938 बाय द देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस, मेघानंद शाह एंड persuaded Subhash Chandra Bose to establish National Planning Committee that can help planning development in the economy. नेशनल प्लानिंग कमेटी का स्थापना किया गया। उसमें सुभाष चंद्र बोस नेता थे, वो बताते थे किस तरह का से करना चाहिए प्लानिंग को।
The author of book title Planning and the Poor, प्लानिंग एंड द पुअर बुक का ऑथर कौन था? इसका आंसर होगा बी एस मिनहाज। द ऑथर ऑफ बुक टाइटल प्लानिंग एंड द पुअर वाज बगीच सिन्हा मिन्हास। B.S. Minhas was an Indian economist. Minhas was a member of Indian Planning Commission for 1971 to 1973। इंडियन प्लानिंग कमीशन का ही मेंबर था और ये अपना प्लानिंग एंड द पुअर नाम का बुक लिखा। The idea that India planning of the future should focus more on individual than one object was expressed by Amartya Sen। The idea that Indian planning of future should focus more on individual than one subject was expressed by Amartya Sen। Who opposed planned development in India? Mahatma Gandhi। Mahatma Gandhi opposed planned development in India। Gandhi was suspicious of the state and of centralized planning। Decentralization was at the core of thinking about economic development। He felt that villagers become passive recipient of state case। देखिए यहाँ का प्लानिंग डेवलपमेंट को महात्मा गांधी ने अपोज किया था। प्लानिंग डेवलपमेंट जो है इसको अपोज करने का क्या कारण था? महात्मा गांधी प्लानिंग के बारे में सोचते ऐसे था कि ये सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा, जो पावर डेवलपमेंट का वो किसी एक हाथ में केंद्रित हो जाएगा और इस तरह होने नहीं देना चाहते थे। महात्मा गांधी सोचते थे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा गांव की और डेवलपमेंट को सोचेंगे, ये नहीं कि पूरा इंडिया का जो डेवलपमेंट है पूरा एक सेंट्रलाइज्ड हो जाए और पूरा ऊपर से ही सब चीज़ का बारे में डिस्कशन करने लगे। ऊपर से ही अब एक दो आदमी एकदम ऊपर से बैठ के जैसे सेंटर में बैठ के कैसे रूम में बैठ के कैसे गांव के बारे में सही जानकारी पा सकता है। गांव के बारे में जानकारी मुखिया को होता है, मुखिया ही जानता है जो कहाँ पे हम लोग को डेवलपमेंट करना चाहिए और कहाँ क्या करना चाहिए। इसलिए गांधी जी प्लान को अपोज करते थे। वो चाहते थे हम जो पावर को है उसको जनता के हाथ में दिया जाए, गांव के जनता के हाथ में। इसलिए उसने पंचायती राज को ज़्यादा बढ़ावा दिया और पंचायती राज को बढ़ावा देने के कारण बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ इससे। The planned development model was adopted in India from, इसका आंसर होगा ए, 1 अप्रैल 1951। 1951 से प्लान डेवलपमेंट का स्टार्टिंग हुआ, 1951 से 56 तक चला। द प्लान डेवलपमेंट वाज एडॉप्टेड इन इंडिया फ्रॉम 1 अप्रैल 1951 से 1956 अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ही प्रथम प्रधानमंत्री थे, उसी के लीडरशिप में प्लानिंग चला और चला 1951 से 1956 तक। इट वाज बेस्ड ऑन हैरोल्ड डोमार मॉडल विथ ए फ्यू मॉडिफिकेशन। दिस प्लान अचीव्ड ए ग्रोथ रेट 3.6
India had a total 12 5 12 5-year plan, the last one being in 2012 to 2013। पहला प्लानिंग जो था वो मेन फोकस किया एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर से हम लोग को ऐसा देखना ही था कि जब अंग्रेज छोड़ के गया था, देश को आज़ाद करके गया था, देश का सत्ता को हम लोग के हाथों, इंडियन के हाथों में सौंप के गया था, तो वो पूरा पूरा जितना सिस्टम था सबको बहुत ही खराब करके गया था। एजुकेशन सिस्टम पूरा बिगाड़ के गया था। पॉवर्टी लेवल एक्सट्रीम पर पहुंच गया था। भुखमरी एक्सट्रीम पर पहुंच गया था। एजुकेशन में कोई तरह का बदलाव नहीं, कोई तरह का सब बहुत ही अशिक्षित लोग थे यहाँ पे। और ना जो खेती था उसमें भी दबाव डाल डालकर सबको, और दबाव डाल डालकर ज़्यादा से ज़्यादा उससे टैक्स वसूलना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ठेस पहुंचाना, उसका गाय को नीलाम कर देना। और इंडस्ट्री तो वो तो ख़त्म कर ही दिया था पूरा जड़ से। जितना भी मैन्युफैक्चर होता था सब यहाँ से कच्चा माल को ले जाता था इंग्लैंड, इंग्लैंड से फिर बना के इंग्लैंड से फिर कच्चा माल को प्रोडक्ट में तैयार करके उसी को यहाँ पर बेचता था। और वो कैसे बिकता था, यहाँ का जितना भी इंडस्ट्री से जितना बनता था उससे उससे वो आधा से कम दाम पर पहले बेचना स्टार्ट किया था। जितना सारा तरह का प्रोडक्ट बनता था पहले भारत में, वो हाथ के द्वारा बनता था। तब ब्रिटेन तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ वहाँ। वहाँ बहुत सारा बहुत तरह का तकनीक, बहुत मॉडर्न मशीन को बनाया। कपड़ा बनाने का मशीन, टेक्सटाइल बनाने का मशीन, बुक छापने का मशीन, बहुत सारा कोई भी चीज़ हो, बहुत लग्जरियस लाइफ जीने के लिए बहुत सारा चीज़ बनाया उसने। जैसे जैसे हम लोग पहले सोते थे चौकी पर, तो वो जो है फोल्डिंग वाला ले आया। और हम लोग साइकिल चलाते थे तो वो बहुत सारा साइकिल को अच्छा बहुत बढ़िया से बना के लाते थे। और साइकिल के बारे में इंडिया उतना जानता नहीं था कि साइकिल इस तरह चलेगा। उसने फिर रेल, वो सब ये सब बहुत और कपड़ा कपड़ा तो बहुत बहुत बना के यहाँ के भारत में बेचते थे। कोर सेक्टर इन प्लानिंग मीन्स सेलेक्टेड बेसिक इंडस्ट्री। Core sector in planning means selected basic industry, the 8 core sector of Indian economy। इलेक्ट्रिसिटी, मतलब प्लानिंग का कोर सेक्टर क्या है, मतलब उसका न्यूक्लियस, मतलब मेन प्लानिंग। इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, कोयल, cement, natural gas, fertilizer, these industry have major impact on general economic activity and industrial activity। The present from where are maximum resource mobilized for India public expenditure under plan from deficit। At present, from where the maximum resource mobilized for India public expenditure under plan। इसका होगा डी, फ्रॉम डेफिसिट। एट परसेंट मैक्सिमम रिसोर्स ऑफ मोबिलाइज्ड फॉर इंडिया पब्लिक एक्सपेंडिचर अंडर प्लान फ्रॉम डेफिसिट।
फिजिकल डेफिसिट इज बोरो ऑफ गवर्नमेंट हैज थ्री सोर्स: बोरो फ्रॉम आरबीआई, बोरो फ्रॉम open market, borrow from abroad. If India borrow from abroad, it has to see long term borrowing are not financing revenue consumption and productive asset are created against them. From देखिए इसमें कहता है मैक्सिमम रिसोर्स जो प्लानिंग का है वो कहाँ से आता है? आरबीआई से लेता है, फिर टैक्स के थ्रू लेता है, और और टैक्सेज के थ्रू इसी तरह से लेता है। Assertion bottom up planning is a goal that is yet to be achieved. Reason: bottom up plan is a goal. बॉटम अप प्लान इस गोल का अचीव कैसे किया जाता है? विच इज विलेज एज ए यूनिट ऑफ वेरी सुटेबल फ्रॉम इकोनॉमिक वेलेबिलिटी। बोथ दोनों करेक्ट होगा, आर है सही एक्सप्लेनेशन एक का। बॉटम अप प्लानिंग फोकस ऑन अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ कंपनी इन पर्टिकुलर रीजन। विलेज इज ए यूनिट very suitable for volatile and making scheme for welfare. विलेज का जो है उस वेलफेयर विलेज जो अपना डेवलपमेंट करना चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर के लिए, उसमें विलेज ही मेन फोकस करता है। अब देखिए आया नीति आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अब नीति आयोग के बारे में पढ़ना है। इसका स्टार्ट किए मोदी जी। जवाहरलाल नेहरू का जो स्टार्ट किया हुआ था प्लानिंग, वो तो पूरा उसका हिस्ट्री पहले से पीछे से हम लोग देखते आ रहे हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वो पहले अडॉप्ट किए हैं, इस प्लानिंग ही सबसे मेन फोकस है। लेकिन जो मोदी जी उसका नाम चेंज किए 2000 मोदी जी 2016-17 में प्लानिंग को चेंज किए और नीति आयोग उसका नाम रख दिए। और फिर नीति आयोग नाम रख के उसमें जो सेंटर से ही सब चीज़ तय करता था उसको हटा के लोगों का पार्टिसिपेशन को बढ़ाएं। सभी स्टेट का भी उसमें रोल को निभाया जाता है। स्टेट वाला भी उसमें जाके अपना योगदान दे के वो जो करवाना चाहते हैं डेवलपमेंट उसके कर सकते हैं। इन विच ईयर द प्लानिंग कमीशन सेटअप इन इंडिया। प्लानिंग कमीशन कब सेटअप किया गया था? 1950 को। प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप इन 1950 इन इंडिया। इट वर्क अंडर द ओवरऑल गाइडेंस ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। The Planning Commission consult the central minister and state government while formulated 5-year plan and annual plan, also oversees their implementation. प्लानिंग कमीशन जो है 1950 में सेटअप किया गया और किसके थ्रू सेटअप हुआ? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के थ्रू सेटअप हुआ। और इसको गवर्नमेंट ने किस तरह से किया? जैसे 5 ईयर प्लानिंग के थ्रू किया। एनुअल प्लानिंग मतलब 1 ईयर इसका मेन गोल रखा गया।
द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज एडवाइजरी बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब हो गया, और एडवाइजरी मतलब हो गया गवर्नमेंट के द्वारा। इसका मेन मेन चेयरमैन होते हैं, गवर्नमेंट के हाथ में होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया मतलब जो संविधान में आर्टिकल में लिखा हुआ है कि इसमें जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल हो गए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में हो गया जैसे अच्छा बाद में बता। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज ए एडवाइजरी body. The Planning Commission was set up on 15 March 1950 under the chairmanship of K.C. Nigoe. The Planning Commission is neither statutory body nor constitutional body. It is not created by Constitution as a non-statutory body. It is not created by the Act of Parliament. ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही ना क्रिएट किया गया है, ना ही ये क्रिएट और यह ना ही पार्लियामेंट के द्वारा क्रिएट किया गया। ये एडॉप्ट किया गया है यूएसएसआर से, और इसका चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्लानिंग वाज कंसीडर्ड प्री रिक्विजिट। इसका प्लानिंग वाज कंसीडर्ड प्री रिक्विसाइट फॉर बैलेंस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फॉर एक्सटेंडिंग द बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट इन एन इवन मैनर, फॉर focusing on removal of regional disparity, for maximizing utilization of available resource। इसका चारों सही है। ऑल ऑफ दीज प्लान एक्सप्लेनेशन देखिए। ऑल ऑफ दीज प्लान वाज कंसिडर्ड प्री रिक्विजिट ऑफ बैलेंस socio and economic development, extending the benefit of development in manner focusing on removal of disparities to maximizing utilization of resources. Planning is a prerequisite control because planning provides a standard with which actual perform, compare, evaluate and control the manager। कहता है प्लानिंग का क्या रोल है, क्या काहे प्लानिंग को इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। प्लानिंग का क्या रोल है, क्यों प्लानिंग हम लोग यूज करते हैं अपना कंट्री में। तो इसका कहना है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स जो हम लोग का राइट है उसको मिलना चाहिए। जैसे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तो गरीबी को दूर करना, उसके लिए अच्छा से बेहतर तरीका को अपनाना। जैसे गरीब के पास कम पैसा होता है, वो अपना जीवन यापन करने के लिए समर्थ नहीं होते हैं। उसको बहुत गवर्नमेंट उसमें स्टेप उठाते हैं प्लानिंग के थ्रू, और वो बहुत सारा स्कीम लेके आते हैं। जैसे जीवन ज्योति योजना मतलब, और हाउसिंग फैसिलिटी, उसको घर देना, उसको बिजली देना, उसको एजुकेशन देना, मिड डे मील के थ्रू जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसके लिए भोजन को उपलब्ध कराना। सरकारी स्कूल में देखते हैं आप लोग, उसको पढ़ाने के लिए अच्छे टीचर भी देते हैं, फिर उससे भोजन उपलब्ध कराना। इस तरह का फैक्टर को जो करने के लिए सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब हम लोग अच्छा से उसको लिविंग स्टैंडर्ड को अच्छा करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारा स्टेप उठाता है। यही प्लानिंग कमीशन इसी को टैकल करता है, यही सब सिचुएशन को
वो ध्यान में रखते हुए, जैसे सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और फिर रीजनल डिस्पैरिटी को दूर करना। जैसे टाउन में हो गया, वहाँ बहुत सारा फैसिलिटी रहता है, बहुत सारा एक से एक डॉक्टर रहता है, एक से एक पढ़ाई में पढ़ाई का कोचिंग रहता है, एक से एक इंडस्ट्री रहता है, और गांव में वो सब उपलब्ध नहीं रहता है। तो प्लानिंग के थ्रू ही गांव को डेवलप किया जाता है, उसको टेक्नोलॉजी पर प्रोवाइड किया जाता है। वहाँ गांव में सरकारी हॉस्पिटल खोला जाता है, बहुत भीड़ गांव के बहुत पास पास में एम्स को खोला जाता है, ताकि गांव भी उस फैसिलिटी को अपना यूज कर सके और गांव भी डेवलप कर सके। डेवलप एक्सटेंडिंग द बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट इन इवन मैनर। जो डेवलपमेंट ऐसा ना हो कि सरकार बन गया अपना क्षेत्र में विकास कर दिया, ऐसा नहीं करते हैं। प्लानिंग का काम ही है कि अपना क्षेत्र को नहीं, जहाँ पर बहुत ज़रूरी है वहाँ डेवलप करना। जैसे कोई टूरिस्ट प्लेस हो गया, वहाँ का जो फैसिलिटी रहता है, वो जैसे गोवा में वहाँ का सीएम का जो फोकस रहता है टूरिस्ट को अट्रैक्शन करना, फॉरेनर को अपना देश में बहुत सारा फैसिलिटी प्रोवाइड करना। इसमें सेंटर से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उसको अच्छा से देखना, वहाँ के जो बेहतर पुलिसिंग सिस्टम को एकदम पूरा मजबूत करना, कहीं फॉरेनर किसी तरह का चोरी का शिकार नहीं हो गया, कोई रॉबरी, कोई गलत काम का शिकार नहीं हो गया, कहीं पूरा उसको बारीकी से एकदम पुलिस वहाँ लगा हुआ रहता है, चौबीसों घंटा उसको निगरानी करते हुए रहता है। पेट्रोलिंग होता है बहुत सारा, और टेक्निक को लगाया जाता है, और फिर नेटवर्क को देखा जाता है, साइबर के थ्रू किसी को धोखाधड़ी करना, ये सब पूरा बारीकी से देखा जाता है। उस पर एक भी एक्शन अगर गलत सस्पिशियस पकड़ाया गया, तुरंत एक्शन होता है वहाँ पे। प्लानिंग इसमें बहुत यूज करता है। और रिसोर्स का कैसे यूटिलाइजेशन कर सकें। जैसे झारखंड हो गया, झारखंड में बहुत सारा रिसोर्स है, लेकिन इसका सही तरीका से यूटिलाइजेशन झारखंड सरकार नहीं कर पाते हैं। या इस तरह सही तरह से करते तो अभी बहुत अमीर होते। Which one of the following statement is correct regarding the Planning Commission of India? इसका there are no mention of Planning Commission in the Constitution. कौन सा स्टेटमेंट सही है प्लानिंग कमीशन के? इसमें सभी सही है। देयर आर नो फिक्स टेन्यूर ऑफ डिप्टी चेयरमैन एंड मेंबर्स। देयर आर नो फिक्स्ड क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर इट्स मेंबर। इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ प्लानिंग कमीशन में 5 साल एकदम रहेगा, इस तरह का नहीं है। और इसमें कोई आर्टिकल भी के थ्रू बताया नहीं गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में रहेगा। ऑल दीज गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द प्लानिंग कमीशन। ये सब जितना स्टेटमेंट है सब सही है। द प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप बाय रिसोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मार्च 1950। द प्राइम मिनिस्टर जो पदेन सभापति, प्राइम मिनिस्टर तो अपना प्राइम मिनिस्टर रहते ही है, लेकिन चेयरमैन भी रहते हैं वो। जैसे ही कोई मेजोरिटी पार्टी से जीते, जैसे नरेंद्र मोदी अभी जीते, तो वो प्लानिंग कमीशन का ऑटोमेटिकली मेंबर हो जाते हैं। वो तो प्रधानमंत्री रहते ही है, लेकिन मेंबर भी ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। और ऐसे दो चार और जो रहता है डेवलपमेंट में और इस सब में ऑटोमेटिकली मेंबर चेयरमैन बना दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर होते ही। द कमिटी हैड ए नॉमिनेटेड
deputy chairman with the rank of full cabinet minister. There are no fixed tenure for deputy chairman member, no fixed qualification. इसके लिए प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन बनने के लिए ना ही कोई पढ़ा लिखा होना चाहिए और न ये और कोई ज़रूरी नहीं कि 5 साल ही मेंबर रहेगा, कोई 1 साल रहता है, कोई 2 साल, जिस तरह से अपना सत्ता में रहते हैं उस तरह से इसका मेंबर का टेन्योर भी बढ़ता घटता है। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज क्वासी जुडिशियल बॉडी। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी। एक क्वासी जुडिशियल बॉडी इज नॉन जुडिशियल बॉडी which can interrupt law. It is entities such as abrogation of penal or tribunal board that can be public administration agency. What is true of planning for planning? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के लिए ये सब 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा? इन अगस्त 1937 कांग्रेस वर्किंग कमिटी एट इट्स मीटिंग वर्धा adopted a resolution of national reconstruction and social planning. कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो वर्धा में मीटिंग हुआ था उसने अपने बात को रखा था जो नेशनल कंस्ट्रक्शन और सोशल प्लानिंग जैसा भी कोई संस्था होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस इन हिज प्रेसिडेंशियल स्पीच एट हरिपुरा डिक्लेयर दैट द नेशनल state on advice of planning commission would adopted a comprehensive scheme. मोदी गवर्नमेंट रीनेम प्लानिंग कमीशन। नरेंद्र मोदी जो प्लानिंग कमीशन को नाम चेंज करके नीति आयोग रख दिए। फिर सुभाष चंद्र बोस जिसने अनाउंस किया था फॉर्मेशन ऑफ नेशनल प्लानिंग कमीशन विथ जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन। प्लानिंग कमीशन जैसा प्लानिंग कमीशन कमिटी जो जवाहरलाल नेहरू ने द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है प्लानिंग कमीशन का। द कमिटी हैड ए नॉमिनेटेड डिप्यूटी चेयरमैन विथ द रैंक ऑफ फुल कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर विथ सर्टेन important portfolio ex officio chairman of commission full time member was expert various field economic industries साइंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी आप लोग को बताएं हम कि प्लानिंग कमीशन का जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। मतलब प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं लेकिन वो जैसे ही शपथ को ग्रहण करते हैं वो ऑटोमेटिकली प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन बन जाते हैं। Which of the following associated with planning in India? इसका आंसर होगा द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और पार्लियामेंट। प्लानिंग से कौन एसोसिएट है मतलब कौन रिलेटेड है? द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हो एक ठो और फिर पार्लियामेंट। The National Development Council and the Parliament are associated with planning in India
एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल सेटअप किया गया 1952 को। स्ट्रेंथ एंड मोबिलाइज द एफर्ट ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द नेशन इन सपोर्ट ऑफ प्लान टू प्रमोट common economic policies all vital sphere and to ensure balanced rapid development all part of the country. Finance Commission, Union Minister of Rural Development and Urban डेवलपमेंट को भी हम लोग अच्छा से मतलब देखकर अपना चारों तरफ डेवलपमेंट करने के लिए ज़रूरी स्टेप उठाएं। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू। आज इतना ही। फ्रेंड, आप लोग को कहना चाहते हैं कि आप लोग वीडियो को कमेंट करें और क्या आप लोग का डिमांड है उसको रखें, हम उस तरह से वीडियो को आपको प्रोवाइड करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें लाइक भी कर दिया करें, इससे हमको मोटिवेट मिलता है। थैंक यू।